मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड से। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष का राजनीति विज्ञान का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये विषय प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया जाए कि नागरिक क्या होता है और व्यक्ति क्या होता है। देखिए, प्रत्येक देश का जो संविधान है, उस संविधान में जो कुछ बातें लिखी होती है वो उस देश के नागरिक के लिए होती है। नागरिक वही होता है जो उस देश में जन्मा हो और जिसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो, या जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई हो और जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। मतदाता सूची में शामिल होने का अभिप्राय ही मूलतः अंततः नागरिकता को सिद्ध करता है, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो। यदि उसका नाम निर्वाचन नामावली में है तो वो भारत का नागरिक होता है, और भारत का नागरिक होने के नाते संविधान में लिखे हुए समस्त अधिकार और दायित्व उसके हो जाते हैं। यदि हम यूँ कहें कि क्या किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, तो यह अनुचित होगा, क्योंकि व्यक्ति और नागरिक में अंतर है। व्यक्ति किसी भी देश का हो सकता है, नागरिक किसी देश विशेष का होता है जिस पर उसके कानून लागू होते हैं। व्यक्ति वैश्विक है, नागरिक देशीय है, राष्ट्रीय है। इसलिए संविधान की जितनी भी बातें होती हैं, संविधान के जितने भी प्रावधान है, वो नागरिकों पर लागू होते हैं। ये नागरिकों को सुरक्षा, अधिकार, कर्तव्य प्रदान करने वाला एक महादस्तावेज है। इससे पूर्व कि हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे कि भारतीय संविधान जो बना है वो भारत के अनेक बुद्धिजीवियों की मदद से, अनेक बुद्धिजीवियों के योगदान से बना हुआ है। भारत में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेज़ों का शासन काल था। 1600 शताब्दी से लेकर 1947 तक भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा। तरह तरह के जो वायसराय, गवर्नर जनरल यहाँ आए और ब्रिटेन की सम्राट और साम्राज्ञी ने जो आदेश पारित किए वो भारत में लागू होते गए। भारत में ब्रिटिश संसद के माध्यम से शासन का संचालन होता रहा। प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात भारत में अंग्रेजी कानूनों का संशोधन होता था, अर्थात परिस्थितियों को देखकर उनको संशोधित किया जाता था। उसी प्रक्रम में भारतीय संविधान पर सबसे बड़ी छाप या सबसे बड़ा जो स्रोत कहें तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने का 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट माना जाता है। 1935 के एक्ट की या 1935 के अधिनियम की बहुत सारी बातें भारतीय संविधान, जिसका हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं, वो उसमें ली गई है, किंतु उसका स्वतंत्र भारत के परिवेश में भारतीयकरण कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत से भारतीय विद्वानों का योगदान इसमें माना जाता है। 379 सदस्य 379 सदस्यों की संविधान सभा बनी थी। उस संविधान सभा में भारत के संविधान को लेकर भारत की प्रत्येक दशा, दिशा, देश, काल, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, किसान, हर प्रकार के क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाकर उस पर बहुत लंबी बहस छेड़ी गई थी, और उसके बाद ये संविधान अस्तित्व में आया था। जैसा कि माना जाता है कि
इसमें बहुत बड़ी भूमिका वी.एन. राव की मानी जाती है। और उसके बाद जो प्रारूप समिति बनी, ड्राफ्ट कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, उनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ। हालांकि इसमें 7 सदस्य थे, किंतु किन्हीं कारणों से अधिकांश कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही करना पड़ा, जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक, भारत के संविधान की दाई माई, भारत के संविधान की माँ कहा जाता है। अब हम इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं संक्षेप में उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि विशेषताएं बहुत अधिक है, इसलिए इसको मैंने कुछ भागों में बांट के समझाने का प्रयास किया है। आज पहले भाग में हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, अर्थात भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। देखिए, संविधान 2 तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। विश्व में जो ब्रिटेन का संविधान है उसको अलिखित माना जाता है, क्योंकि वो मान्यताओं अभिसमयों पर आधारित है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, अर्थात प्रत्येक धारा, प्रत्येक नीति, प्रत्येक विधि और विधि का संचालन, उसकी प्रक्रिया, अधिकारी कर्मचारी के कर्तव्य, मंत्री और संसद आदि सभी के कर्तव्य कार्य इसमें लिखित रूप से लिखे गए हैं। इसलिए बहुत विस्तृत संविधान ये हो गया है। मूल रूप से माने कि 1939 को जो संविधान की प्रस्तावना रखी गई, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। किंतु वर्तमान में इसकी एक प्रस्तावना और कुछ अनुच्छेदों के अनुलग्नक संलग्नक जोड़ते हुए 450 अनुच्छेद हो गए हैं, 24 भागों में ये विभक्त, और 12 अनुसूचियाँ इसमें है। 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों में करीब 20 अनुच्छेद, एक भाग जो सेकंड है हटा दिया गया। इसमें करीब 70 अनुच्छेद, 3 भाग, 4 का, 9 का, 14 का, 4 अनुसूचियाँ आदि को जोड़ा गया। विश्व के किसी भी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और इतने अनुसूचियाँ नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का जो संविधान में उसमें मात्र 7 अनुच्छेद ही हैं। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा विस्तृत संविधान है। दूसरी विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारतीय जो राज्य है या संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत बाहरी और आंतरिक रूप से पूर्णतया स्वतंत्र है। अर्थात इसका अभिप्राय ये हुआ कि भारत अपने घरेलू मामलों में, अपने आंतरिक मामलों में नीति बनाने के विषय में पूर्णतया स्वतंत्र है। वो भारतीय राज्यों और देश के हित में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, भारत चाहे तो किसी भी देश से, किसी बाहरी देश से या विदेशों से संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए वो घरेलू नीति और विदेश नीति के मामले में पूर्णतया स्वतंत्र है। इसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक राज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य का अर्थ है कि भारत की जो संप्रभुता है या भारत सरकार की जो संप्रभुता है वो अंततः जनता में निहित है, क्योंकि जनता द्वारा ही सरकार को चुना जाता है। कई बार अवसर पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत में सर्वोच्च क्या है, संसद, राष्ट्रपति, संविधान या जनता। किंतु अंततः ये कहा जाता है कि भारत में जनता सर्वोपरि है। इसके बाद चौथी विशेषता जो आती है वो गणराज्य की आती है। गणराज्य का अर्थ है कि भारत में कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सरकारी नौकरी में जाने का या किसी भी पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा। भारत एक गणतंत्र राज्य है, भारत एक रिपब्लिक राज्य है। पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान में किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लिया गया है। भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों के विषय में
उनके धर्म के मामले में निरपेक्ष होगा। इसका अभिप्राय यही है कि भारत में जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा और सभी धर्मों की समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, जिसका अभिप्राय यही था कि भारत में रहने वाले समस्त धर्मावलंबियों का, समस्त जातियों का, समस्त संप्रदायों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। इसकी छठी विशेषता बताई गई, कठोर और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान में कठोर और लचीलेपन का समन्वय किया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में दोनों प्रकार के प्रावधान पाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर भी है और भारतीय संविधान नम्य भी है, यानी कि उदार भी है। अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की धारा है, उसके अंतर्गत हम मोटे रूप से समझे तो इसको दो भागों में बांट के समझ सकते हैं। नंबर 1, कठोर संविधान, अर्थात किसी विषय पर, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, संसद के अधिकार हो आदि हो, यदि राष्ट्रपति के चुनाव जैसे प्रावधान में यदि संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, साथ ही साथ भारत के आधे से अधिक विधानसभाओं का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है, तब जाके इसमें संशोधन होगा। दूसरा प्रकार का संविधान संशोधन नम्य और सरल प्रकृति का है। किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो वो साधारण बहुमत या लचीला संविधान का प्रतीक है। इस प्रकार से ये इसकी 6 विशेषताएं बताई गई हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।